स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। तो आज दोस्तों हम जो है यूपीएससी के सी सेट में पूछे गए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें तो अपना नॉर्मल जो ब्रेन है उसका यूज़ करके आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक बॉय है जो बॉल से प्ले कर रहा है और प्ले करने के बाद वो क्या करता है, बॉल को एक हाइट से गिराता है। 1.5 मीटर की हाइट से उसे गिराता है। जब भी ग्राउंड पर हिट करती है, बॉल जब कभी भी ग्राउंड पर हिट करती है तो वापस से बाउंस बैक करती है और अपनी गिराई गई ऊंचाई की 4/5 जो हाइट है वो अटेन कर लेती है वापस से। ठीक है, 1.5 मीटर से गिराई गई थी और जब कभी भी बाउंस बैक करेगी तो 4/5 की हाइट से वापस गिरेगी। यानी कि अगर इतनी ऊंचाई से हमने इसे गिराया है तो ज़मीन पर वापस बाउंस करके ये जितना ऊपर उछलेगी अपनी हाइट की लगभग 4/5 जो ऊंचाई है वो वापस से हासिल कर लेगी। तो आगे कहता है कि बॉल जब 50 सेंटीमीटर की कम हाइट्स पर पहुंच जाएगी तब बॉल बाउंस फर्दर करना बंद कर देगी। तो बताएं कि बॉल कितनी बार बाउंस करे कि वो बाउंस करना रुक जाए, उससे पहले वो कितनी बार बाउंस कर चुकी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सिंपल सी चीज़ थी ये। उसने 1.5 मीटर बोला है। 1.5 मीटर जो होता है दोस्तों वो 150 सेंटीमीटर होता है। अगर आप सबसे पहला बाउंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि 150 मीटर का जो 4/5 हाइट है, बाउंस करने के बाद अगर आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 120 सेंटीमीटर के आसपास वो हाइट वापस आ जाएगी। अब सेकंड बाउंस देखेंगे बॉल का तो आप देखेंगे कि 120 सेंटीमीटर का 4/5 आपने वापस से करना है। आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यू विल गेट 96 सेंटीमीटर। अभी 96 सेंटीमीटर का आप थर्ड बाउंस देखेंगे तो 96 सेंटीमीटर का आपने 4/5 जो ऊंचाई है वो वापस हासिल करनी है। तो आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यू विल गेट 76.8 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर। अब आप इसका फोर्थ बाउंस देखोगे तो फोर्थ बाउंस में आपको 76.8 सेंटीमीटर का 4/5 ऊंचाई जो थी वो वापस से हासिल करनी थी। अगर आप वापस से इसे देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 60.14। अगर आप इसका फिफ्थ बाउंस देखेंगे तो आपको 61.44 का 4/5 हाइट निकालना होगा। तो 4/5 इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 49.152 समथिंग आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि जब 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 50 सेंटीमीटर की कम हाइट जैसी बचेगी, बॉल बाउंस करना बंद कर देगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बाउंस हुआ, 2 बारी बाउंस हुआ, 3 बारी, 4 बारी और 5 बारी। तो टोटल नंबर ऑफ बाउंसेस कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ बाउंसेस जो थे वो हुए आपके 5। यानी कि इसका आंसर भी कितना हुआ? 5 बारी बॉल जो थी वो उछलेगी वापस से अपनी हाइट अटेन करने के लिए 4/5। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक एम्प्लॉय है जो ड्राइव करता है 10 किलोमीटर साउथ की तरफ अपने घर से और फिर बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है। लेफ्ट मुड़ने के बाद वो 20 किलोमीटर गाड़ी फिर से चलाता है। वह 20 किलोमीटर गाड़ी फिर से चलाता है और वो फिर से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक औरत है यहाँ पर। ठीक है, तो वो गाड़ी जो चलाती है 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चलाती है, 20 किलोमीटर लेफ़्ट मुड़कर चलाती है, वो फिर से एक और लेफ़्ट लेती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। उसके बाद वो अपना राइट लेती है और फिर से 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है।
वो फिर से राइट लेती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है अपने बैंक पहुंचने के लिए जहाँ पर वो काम करती है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है उसके घर और उसके हाउस का, मतलब उसके घर और बैंक का, माफ़ कीजिएगा। तो आपको पता ही होगा जो हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, माफ़ कीजिएगा, जो हमारी मेन जो डायरेक्शंस हैं वो आपको पता ही होगा, कुछ ऐसे होती हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से पर नॉर्थ होता है, नीचे वाले हिस्से पर साउथ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है। अब उसने कहा कि वह अपने घर पे, मान लीजिए ये उसका घर है और यहाँ से वो ड्राइव करना चालू करती है, तो वो अपने घर से साउथ में गई पहले 10 किलोमीटर वहाँ से उसने अपना लेफ़्ट लिया, तो उसका लेफ़्ट, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा, तो उसने लेफ़्ट लिया, यहाँ से उसने लेफ़्ट लिया और उसने 20 किलोमीटर गाड़ी चलाया, 20 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाया। अब उसने क्या करा, अपना लेफ़्ट लिया, तो ये तो उसका राइट हो जाएगा, तो उसने फिर से लेफ़्ट लिया और लेफ़्ट लेकर उसने गाड़ी चलाया, ये चलाया 40 किलोमीटर। ये कितना चलाया? 40 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाया। अब वो क्या करती है, अब उसने 40 किलोमीटर चलाने के बाद अपना राइट लिया और राइट चलने के बाद उसने 5 किलोमीटर गाड़ी चलाया, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाया। आगे कहता है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने फिर से अपना राइट लिया, फिर से अपना राइट लिया और राइट लेने के बाद उसने 30 किलोमीटर गाड़ी चलाया। तो इतना ऐसा देखो, 10 किलोमीटर तो पहले ही था, तो 30 चलाया होगा, यानी कि 10 किलोमीटर ही रह गया, यानी कि 30 किलोमीटर इसने चलाकर वो अपने बैंक पहुंच गई। यहाँ पर वो बैंक पहुंच गई अपने घर से, ठीक है। अब उसने पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो अब देखिए सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो सकता है। सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही हो सकता है कि भाई यहाँ से बाइक चले, उनकी गाड़ी चले और यहाँ तक पहुँच जाए। तो देखिए 20 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है, ये जितना भी डिस्टेंस है पूरा, ये वाला जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है ना। और 5 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस है, क्योंकि ये वाला 5 है तो ये भी 5 होगा। तो 20 ये था और 5 ये वाला, तो टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उनका, उनके घर से बैंक का, वो होगा 25 किलोमीटर, जो कि इसका आंसर भी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ इंटीजर्स लिस्ट किए हुए हैं 700 से 1000 के बीच में। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जिनके डिजिट्स का सम 10 आ जाए, जिनके डिजिट्स का सम 10 आ जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इसको, ठीक है। यहाँ पर 700 से लेकर 1000 तक के इंटीजर्स दे रखे हैं और इसमें हमें ये देखना है, ये देखिए यहाँ पर हमें 700 से लेकर, ठीक है, 700 से लेकर हमें 1000 तक के इंटीजर्स दे रखे हैं, 1000 तक के इंटीजर्स दे रखे हैं। हमसे बोला गया है कि ऐसे कौन से डिजिट्स है जिनका डिजिट्स का सम किया जाए तो 10 बन जाए। तो देखिए 703 एक ऐसा डिजिट है, 7 + 0 + 3 10 बन जाएगा। ऐसे ही आपका 712 एक डिजिट वो नंबर है जिनके डिजिट्स को ऐड करके आपका 10 बन जाएगा। ऐसे 721 एक नंबर है, ऐसे ही 730 एक नंबर है, ठीक है। ये तो 700 की लाइंस में पूरे हो गए। अब 800 की लाइंस में देखें तो 802 एक ऐसा नंबर है जिनके डिजिट्स को ऐड करके 10 बनेगा। फिर हमारा 811 एक ऐसा नंबर है। फिर सिमिलरली हमारा एक 820 एक ऐसा नंबर है जिनके डिजिट्स को ऐड करके 10 बनेगा। तो अगर हम 900 की लाइन में देखें तो 901 एक ऐसा नंबर है और 910 एक ऐसा नंबर है जिनके सारे डिजिट्स को ऐड करके 10 बनेगा। अगर अब हम इनके नंबर्स को टोटल करें, गिने, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 ऐसे नंबर हैं, 9 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका अगर सम किया जाए डिजिट्स का तो वो 10 आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ग्रुप है जिस ग्रुप में 120 लोग हैं, 80 लोग भारतीय हैं और बचे हुए फॉरेनर्स हैं। 80 लोग भारतीय हैं और बचे हुए लोग फॉरेनर्स हैं। फिर आगे कहता है कि 70% जो पर्सन है ग्रुप में वो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वो इंडियन जो इंग्लिश बोल सकते हैं इसकी संख्या पूछी है। तो टोटल जो ग्रुप में लोग हैं वो है दोस्तों 120।
120% जो है इसके अंदर है ग्रुप के अंदर। इसमें बोला है कि 80 लोग इंडियन हैं और बचे हुए जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। तो 80 इंडियंस हैं, यानी कि बचे हुए 40 जो होंगे वो आपके फॉरेनर्स होंगे। ठीक है, आगे कहता है कि 70% या 70% जो है वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। 70% जो है वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब उसने पूछा कि वो इंडियंस जो इंग्लिश बोलते हैं, वो इंडियंस जो इंग्लिश बोलते हैं। अब एक छोटी सी बात सोचने वाली है दोस्तों, 80 लोग हैं इंडियंस, 80 लोग हैं इंडियंस, और टोटल बोलने वाले इंग्लिश लोग बोलने वाले कितने लोग हैं आपके 70। ठीक है, तो जो 70 के अंदर आपके इंडियंस भी होंगे और आपके फॉरेनर्स भी होंगे, और जो फॉरेनर्स होंगे यार वो तो इंग्लिश बोलेंगे ही बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर 70 में से 40 को निकाल दें तो 30 लोग ऐसे बचते हैं जो इंग्लिश बोलेंगे ही बोलेंगे। अब ऑप्शन में आपको 30 और मोर दिया गया है, तो आपको पता है कि 80 लोग हैं, 80 में ये 30 तो इंग्लिश बोलते ही होंगे, इससे ज़्यादा भी तो इंग्लिश लोग बोलते ही होंगे। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में वो होगा 30 और मोर। कई लोगों ने इसमें 30 ऑप्शन लगा दिया था, वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें पूछा है वह इंडियंस जो इंग्लिश बोल लेते हैं। तो जो 40 के 40 लोग हैं ये तो इंग्लिश बोलेंगे ही, बचे हुए 30 लोग हैं, और इनके अंदर जो 30 लोग हैं, जो 50 लोग बचे हैं ये भी तो इंग्लिश बोलते ही होंगे इनमें से कुछ लोग। तो 30 और मोर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ओके, क्वेश्चन कहता है कि मान लेते हैं एक 3 डिजिट नंबर है, मान लेते हैं एक 3 डिजिट नंबर है जिसका कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, और वो 3 का मल्टीपल है वह नंबर। ठीक है, और नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर उनका सम किया जाए, अगर उनका सम किया जाए तो ये कुछ इनमें से कौन सी बातें करेक्ट होंगी, पहली बात करेक्ट होगी या दूसरी बात करेक्ट होगी, तो देख लेते हैं। उसने कहा एक 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है और नॉन ज़ीरो है और 3 का मल्टीपल है। तो क्यों ना वो 3 नंबर 3, 6 और 9 मान ले, तीनों 3 के मल्टीपल हैं और नॉन ज़ीरो नंबर हैं। ठीक है, तो इनसे बनने वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला नंबर तो 369 ही बन सकता है, दूसरा नंबर बन सकता है 396, बन गया जी। अगर और क्या नंबर बन सकता है, 639 बन सकता है जी, और 693 भी बन सकता है जी। और क्या नंबर बन सकता है, 963 बन सकता है नंबर, और 936, ये कुछ नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये कुछ नंबर्स पॉसिबल हैं इन 3 डिजिट्स नंबरों से। अगर इन सब का सम किया जाए, अगर इन सब का सम किया जाए तो आप देखेंगे 3996 इन लोगों का सम बनेगा, सबका सम कर दिया जाए तो 3996 ये सम बनेगा। अब हमसे दो चीज़ें पूछी क्वेश्चन में कि अगर 74 से इसे डिवाइड किया जाए और 9 से इसे डिवाइड किया जाए, देखो 9 का तो बहुत सिंपल सा रूल है, अगर इसके डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं 3 + 9 12, 12 + 9 21, 21 + 6 27, तो ये तो 9 से डिविजिबल है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 74 से भी चेक कर लेते हैं, तो 3996 को अगर हम 74 से डिवाइड करें, अगर हम 74 से इसे डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, 74 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 54 आएगा। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इससे, इसका मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो था वो बोथ 1 and 2 करेक्ट था, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इसकी बात बिल्कुल करेक्ट थी। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर 3 की पावर 2019 को डिवाइड किया जाए 10 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता ही होगा कि जो पावर्स हैं, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो आप ये बात जानते होंगे
कि पावर 4 के बाद जो होती है वो रिपीट करने लग जाती है। पावर जो होती है 4 के बाद वो रिपीट करने लग जाती है अपने यूनिट डिजिट को। देखते हैं कैसे। अगर आप 3 की पावर 1 लिखेंगे तो यू विल गेट 3। अगर आप 3 की पावर 2 लिखेंगे तो यू विल गेट 9। अगर आप 3 की पावर 3 लिखेंगे तो यू विल गेट 27। अगर आप 3 की पावर 4 लिखेंगे तो यू विल गेट 81। अब 4 पावर हो गई, अब आप 5वीं पावर लेंगे। अगर आप 5वीं पावर लेंगे तो यू विल गेट 243। ये देखिए यूनिट प्लेस जो है वो रिपीट हो गया, यूनिट प्लेस जो है वो रिपीट हो गया। अब 3 9 7 2 1 फिर से यही चलता रहेगा। यानी कि जो आपका जो भी नंबर है यदि उसकी पावर 4 के बाद जो होती है यूनिट जो है डिजिट वो रिपीट होने लग जाती है, यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होने लग जाता है। तो ये क्या होगा, अगर आप इसको 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 2016 इसकी टेबल में आता है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ से रिमाइंडर बचा है जी 3। तो अगर 3 की पावर 3 रखते हैं, 3 की पावर 3 रखते हैं तो 27 नंबर आता है। फिर उसने कहा है कि इसी नंबर को हमने 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो अगर इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमसे रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर यहाँ से हो जाएगा भैया, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और 20 के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 7। तो 7 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब इतने नंबर को आप इतने बड़े नंबर को अगर आप इससे डिवाइड कराएंगे 10 से तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 7 बचेगा। क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से जो पेट्रोल का प्राइस है वो रुपीज़ लीटर में एम वाले डे पर, mth डे पर जो है वो क्या होगा, साल के डे पर इतनी इसकी वैल्यू थी 80 प्लस 0.1 जो है m इसकी वैल्यू थी। उसने कहा कि m की वैल्यू 1 से लेकर 2 से लेकर 100 तक रहेगी और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरे हाथ पे वो कह रहे हैं कि जो डीजल का प्राइस था, जो डीजल का प्राइस था nth डे पर 2021 पे वो था 69 प्लस 0.15 n फॉर n। यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि साल के किस डेट पर प्राइस जो है वो बराबर होंगे दोनों फ्यूल्स के। ये क्वेश्चन का मतलब था। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें एक नॉर्मल सा अगर आप लॉजिक भी लगाते तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपने बोला है कि कितने दिन बाद कौन सी डेट पर ये प्राइस जो है वो बराबर हो जाएंगे। आपको एक बात बोली हुई है सबसे पहले कि जो प्राइस है फ्यूल का, जो प्राइस है वो mth वाले पे 80 प्लस 0.1 m है ना, और m की वैल्यू जो है वो 1 2 3 से लेकर 100 होगी और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमें नहीं पता कितने दिन लगेंगे, तो क्या कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं x, लेट x बी द डेज, लेट x बी द डेज। ठीक है, कि हमें नहीं पता कितने दिन लगेंगे, x दिन लगते हैं मान लेते हैं। तो अगर भाई 100 के बाद फ्यूल के प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे तो कांस्टेंट देख लेते हैं इसकी प्राइस कितने हो जाएंगे। तो 80 ये है जी, प्लस में 0.1 ये है जी, और m की वैल्यू 100 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा जी 80 प्लस 10, यानी कि 90 रुपीज़ जो है वो 100 दिन बाद जो है वो इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसके बाद कांस्टेंट रहेगा, 90 का प्राइस क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट हो जाएगा। अब प्राइस नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अब प्राइस नहीं बढ़ सकता, 90 ही रहेगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि डीजल के प्राइस जो हैं, डीजल के प्राइस जो हैं वो 69.0.15 है। ठीक है, तो आपको पता है अब दाम तो बढ़ नहीं सकता, तो 90 ही रहेगा। ठीक है, दाम तो 90 ही रहेगा, उसके बाद तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि जो डीजल का दाम था वो था 69.0.15 n। ठीक है, अभी जो n है दोस्तों, n की जगह में क्या मैंने क्या कहा कि nth डे है, nth डे को मैंने क्या माना है, x माना है।
मुझे नहीं पता वो कितने दिन ले रहा है, तो हम इसकी जगह क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे, ठीक है, x लेट कर लेंगे या x मान लेंगे इसकी जगह। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसे आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 इज इक्वल्स टू 69 प्लस 15/100x, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो देखिए 90 में से 69 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इधर प्लस और इधर आकर माइनस हो जाएगा, और आप देखेंगे जब ये माइनस हो जाएगा इसमें 100 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 15 आपका डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसको बोलें तो इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा कुछ 2100 अपॉन में 15। इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों x की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 140, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी, 140। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कांस्टेंट हो गया दिन, तो देखो कितने दिन बाद जो है, उसने डेट पूछे कितने दिन बाद जो है ये बराबर होगा। तो आपको पता है जनवरी का महीना जो होता है वो 31 दिनों का होता है, फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है, ठीक है, और मार्च का महीना 31 दिनों का होता है, और आपका अप्रैल का महीना 30 दिनों का होता है, ठीक है। अगर आप इन सभी महीनों को ऐड कर देंगे तो ये तकरीबन 120 दिन बन रहे हैं, तकरीबन क्या 120 दिन ही बनेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास 140 दिन आए थे, तो यानी कि मई का महीना आ गया, अब 1 तारीख लग गई मई की, तो कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यहाँ पर 20 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो यानी कि फ्यूल का जो प्राइस होगा वो 20 मई को सेम होएगा, 20 मई 2021 को सेम होगा फ्यूल का प्राइस। क्लियर है बात दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन था। 20 मई 2021 को जो है हमारा फ्यूल का प्राइस जो है वो सेम हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बायोलॉजी क्लास है, एक बायोलॉजी क्लास है, बच्चों ने ये प्रेडिक्ट किया कि जो एनिमल्स की जो लोकल पॉपुलेशन है, एनिमल्स की जो लोकल पॉपुलेशन है वो हर 12 साल में डबल हो जाएगी, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो 2021 के बिगिनिंग में माना था कि 50 एनिमल्स हैं। अगर P रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को आफ्टर n ईयर्स, तो क्या इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी इस मॉडल ऑफ द क्लास ऑफ पॉपुलेशन को। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है ये पॉपुलेशन डबल होने का मतलब क्या है भाई। अगर मान लो एक जानवर है तो 12 साल बाद 2 हो जाएंगे, ठीक है, उसके अगले साल 4 हो जाएंगे, उसके अगले साल जो है आपके 8 हो जाएंगे, उसके अगले साल 16, 32, ठीक है, और 64 हो जाएगा इसके बाद। तो आप देखेंगे सारे के सारे जो है 2 के ही वो है पावर्स में। जैसे 1 है, 1 का मतलब क्या, 2 की पावर 0 कर दो। आपको पता ही होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यानी कि 2 की पावर 0 1 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 5 है, और ये 2 की पावर 6 है। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि 50 जो थे आपके एनिमल्स थे, ठीक है, रफ्तार कितनी बढ़ रही है, दुगनी की रफ्तार से बढ़ रही है, और n नंबर ऑफ ईयर्स है, और ईयर्स कितने बोले उसने, 12 साल में बढ़ रही है। तो यानी कि ये आपका फॉर्मूला बनता है, इतनी रफ्तार से आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और यही करेक्ट इक्वेशन बनती है P की, ठीक है। तो ये जिस भी ऑप्शन में अवेलेबल हो 50 इंटू में 2n/12, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा उस आंसर का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्लासेस 60% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, मतलब 60% स्टूडेंट जो है वो इंडिया से हैं, और 50% स्टूडेंट जो है लड़कियां हैं, ठीक है। अगर 30% इंडियन स्टूडेंट्स लड़कियां हैं तो कितने परसेंट फॉरेन स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो इसमें बहुत ही परसेंटेज से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा है, और परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है तो आप जानेंगे कि इसमें हमें फ्रैक्शन से काम चलाना होगा। आपको पता है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 100 होंगे, क्योंकि कंप्लीट नंबर या कंप्लीट परसेंट तो आपका 100 होता है। इसमें इसने बोला कि 60% जो हैं वो स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है।
तो बचे हुए 40% आपके फॉरेनर्स होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, फॉरेनर्स होंगे। उसने एक और बात कही है कि इन 100 में से 50% आपकी गर्ल्स हैं, तो बचे हुए 50% क्या होंगे, आपके बॉयज़ होंगे, जाहिर सी बात है ना। गर्ल्स भी उसने 50% बोला है और बॉयज़ बचे हुए क्या होंगे, 50% होंगे, ठीक है। उसने कहा है कि 30% इंडियन स्टूडेंट्स, तो 60 का 30% निकालें, अगर 60 का 30% निकालें तो ये बनता है 18, यानी कि 18 लड़कियां जो हैं, 18 लड़कियां जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। इन 60% स्टूडेंट्स में से, इंडियन स्टूडेंट्स में से 18 गर्ल्स हैं, 18 गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर उसने बोला अगर ये गर्ल्स हैं तो बची हुई लड़कियां, आपको पता है यहाँ पर बची हुई लड़कियां 40 थी, तो बची हुई लड़कियां कितनी हो गई, फॉरेनर्स लड़कियां कितनी हो गई, 32, है ना। उसने कहा कि 60% जो है वो स्टूडेंट्स इंडिया से हैं और बचे हुए तो फॉरेनर्स होंगे, है ना। उसने कहा 30% इंडियन स्टूडेंट्स हैं अगर, तो बचे हुए ये 40% लड़कियाँ तो थी, है ना, तो ये 32 फॉरेनर्स यहाँ से हो गई। तो 32 फॉरेनर्स हो गए और टोटल बच्चे 40 थे फॉरेनर्स के, है ना, टोटल बच्चे 40 थे, 32 लड़कियां हैं, फॉरेनर गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए, ठीक है भाई, 40 टोटल थे, 32 लड़कियां हैं, तो बचे हुए बच्चे कितने हुए, 8 बॉयज़ हो गए, ठीक है, 8 बॉयज़ हो गए। उन्होंने परसेंटेज पूछी है भाई, 8 लड़के हैं, ठीक है, कितने में से, 40 में से, तो 100 पे कितना, तो इसको आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो यू विल गेट 20%, यानी कि लड़कों की संख्या 20% है इसके अंदर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि एक पर्सन है एक्स जो कि प्लेस ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, चलना शुरू करता है, और दूसरा पर्सन है वाई जो बी प्लेस से चलना शुरू करता है। दोनों सेम टाइम पर निकलते हैं और एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। अगर x अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है 1.5 किलोमीटर पर आवर और y जो है वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है 1 किलोमीटर पर आवर, पहले घंटे में वो स्पीड से चलेगा, दूसरे घंटे में 0.25 अपनी स्पीड बढ़ाकर 1.25 कर देगा दूसरे घंटे में, और यूनिफॉर्मली चलता रहेगा, तीसरे घंटे में चलेगा वो 1.5 किलोमीटर पर आवर, एंड सो ऑन। तो इनमें से कौन सी बातें ठीक होंगी, क्या वो 5 घंटे बाद मिलेंगे, क्या वो ए और बी के बीच में मिलेंगे। तो पहले बहुत ही डायग्राम से एक बात समझें। देखिए दोस्तों, अगर वो दोनों 15 किलोमीटर दूर खड़े हैं एक दूसरे से, 15 किलोमीटर एक दूसरे से दूर खड़े हैं, तो यहां पर खड़ा है x, यहां खड़ा है y, दोनों ए से और बी से चलना शुरू करते हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। अब ये जो है बंदा, ये अपनी स्पीड से चलेगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये बंदा अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, पहले 1 के हिसाब से चल रहा था, फिर 1.25 के हिसाब से चलेगा, फिर 1.50 के हिसाब से चलेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये अगर 1.5 के यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और वो कह रहा है कि 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस पता लग जाता है, ठीक है। तो अगर 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7.5 किलोमीटर ये चल देगा 5 घंटे में, 7.5 किलोमीटर ये 5 घंटे में चल देगा। और अगर इसकी भी स्पीड देखें तो ये भाई पहले घंटे में 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर की स्पीड से चला, फिर 1.25 से चला, फिर 1.50 से चला, अगली स्पीड बढ़कर 1.75 हो जाएगी, अगली स्पीड बढ़कर 2.00 हो जाएगी, तो 5 घंटे ये भी चल दिया। अगर इसका भी हम सम कर रहे होंगे तो ये भी 7.5 किलोमीटर या 7.50 किलोमीटर चल रहा होगा इसके तरह, ठीक है, दोनों ही 7.5 चले हैं। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों एक दूसरे से 15 किलोमीटर दूर हैं,
ये बंदा भी 7.5 चला और ये बंदा भी 7.5 चला, तो ये दोनों बीच में मिलेंगे कहीं पर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच मिलेंगे, तो ठीक बात है, इनको 5 घंटे लगे, बिल्कुल सही बात है ये भी। और ये दोनों ए और बी के बीच में मिले, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इस ऑप्शन को हम बोथ 1 और 2 मार्क करेंगे। दोनों कथन हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एक स्टूडेंट है जो अपीयर करता है 6 एग्जामिनेशन पेपर्स में, ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हर पेपर के लिए सेम है, ठीक है, हर पेपर के लिए सेम है। तो आप देखें, अगर उसके मार्क्स इस प्रपोर्शन में हैं, अगर उसके मार्क्स इस प्रपोर्शन में हैं और उसने ओवरऑल 60% स्कोर किया है, तो कितने ऐसे पेपर हैं जिसमें 60% से उसके कम मार्क्स आए। तो इसके बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये देखें कि इसके मार्क का प्रपोर्शन कितना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो अगर आपको एवरेज में डिविएशन आकर आपने कभी पढ़ा हो, तो डिविएशन चेक करनी हो, तो इससे हम कभी भी किसी की एवरेज का पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो इन दोनों के बीच में एवरेज निकलेगी, यानी कि 7 और 8 15, और 15 का आधा 7.5, तो एवरेज हमारी 7.5 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 7.5, ये 7.5 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 7.5 से कम है, क्योंकि 60% तो 75% से कम होते हैं। तो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 60% से कम स्कोर किया है इस बच्चे ने, जिसमें मार्क्स जो हैं वो 60% से लेस है। ये भी एक तरीका था। दूसरा एक वो तरीका है कि आप सभी के साथ x मान लें, सभी को ऐड कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि आप सभी के साथ x पुट ऑन कर दें, ठीक है। इस सबको आप ऐड कर रहे होगे और एवरेज 6 पेपर से डिवाइड कर रहे होगे, और ये टोटल 60% है। 60% का मतलब क्या होता है, 60/100 जी, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो यू विल गेट 45x/6 और यहाँ पर 60/100, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो 0.08 की आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। फिर आप इन्हें इस एग्जाम्स में रखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। तो मार्क्स में भी आप देखेंगे कि ये वो सारे नंबर्स हैं, ये वो सारे नंबर्स हैं, बचे हुए 3 सब्जेक्ट वो हैं ये, जिनमें इनके 60% से भी कम नंबर बन रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके 60% से कम बन रहे हैं। तो आप इसे डिविएशन के मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसे एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो क्यों ना टाइम बचाया जाए, तो डिविएशन के मेथड से आप देखेंगे कि 7.5 की एवरेज है, तो 6 की एवरेज से कम चाहिए 60% के हिसाब से, तो ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है। तो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 60% से भी कम एवरेज बच्चे की आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पी ने 40 मार्क्स स्कोर किए ज़्यादा क्यू से किसी एग्जामिनेशन में। तो पी ने जो है वो 40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं, किसके मुकाबले, क्यू के मुकाबले, ठीक है। क्यू के मुकाबले 40 नंबर ज़्यादा स्कोर किए हैं। फिर आगे कहता है कि अगर क्यू ने 10% मार्क्स कम स्कोर किए हैं, अगर क्यू ने 10% मार्क्स स्कोर कम किए हैं इसके मुकाबले पी के, तो क्यू ने कितना स्कोर करा। आपको पता ही होगा कि बोल रहा है पहले कि पी और क्यू कोई 2 लोग हैं। उसने कहा कि पी ने इससे 40 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है स्कोर किए, ठीक है, और क्या कि क्यू ने इससे 10% मार्क्स कम स्कोर किए, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/10 बनती है, ठीक है। अगर पी ने 10 मार्क्स स्कोर किए होंगे, अगर पी ने 10 मार्क्स स्कोर किए होंगे, तो क्यू ने 1 नंबर कम 9 मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो यहाँ पर गैप कितने का है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का गैप क्यों आया है, क्योंकि पी ने यहाँ पर 40 नंबर ज़्यादा स्कोर किए हैं, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर। उसने पूछा क्यू का स्कोर कितना है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपकी 40 गुणा में 9, यानी कि 360, यानी कि क्यू का जो स्कोर है, यानी कि जो क्यू का जो स्कोर है वो आपका 360 है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
जय और विजय ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो खर्च किया, कुछ पेन्स खरीदने के लिए और कुछ पेंसिल्स खरीदने के लिए। उन दोनों की क्वालिटी सेम है, सेम स्टोर से उन्होंने परचेज किया है। अगर जय ने 3 पेन और 5 पेंसिल परचेज की हैं और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल परचेज की हैं, तो इन सब से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? तो ये भी अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जय और विजय दो दोस्त कह लो, भाई कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जय और विजय हैं। इन लोगों ने, जय ने भाई कितना परचेज किया? 3 पेन परचेज किया, प्लस इसने 5 पेंसिल परचेज की। और विजय ने देखे 2 पेन प्लस में 7 पेंसिल परचेज की, और दोनों ने इक्वल अमाउंट खर्चा है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच की क्वालिटी भी रहेगी। अगर आप इसे पेन को यहाँ माइनस कर दें और पेंसिल को यहाँ से माइनस कर दें, तो आप पाएंगे कि 3 पेन में से आपने 2 पेन माइनस कर दिए, और यहाँ पर 7 पेंसिल में से आपने 5 पेंसिल माइनस कर दी। आपने ये 5 पेंसिल इधर प्लस होती इधर आकर माइनस कर दी, 2 पेन इधर प्लस हो रहे थे इधर आकर माइनस कर दिए। तो एक पेन की कीमत जो है वो 2 पेंसिल के बराबर होगी। एक पेन की कीमत जो है वो 2 पेंसिल के बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकला है कि द प्राइस ऑफ पेन, द प्राइस ऑफ पेन is 2 times the price of pencil. द प्राइस ऑफ पेंसिल, ठीक है। यही हमारी सिचुएशन पूछी थी उसने कि क्या कंक्लूजन निकल सकता है। यही कंक्लूजन दे सकता है कि जो भी कीमत एक पेन की होगी उतनी कीमत में 2 पेंसिल आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। एक पर्सन है जो ये पूछता है कि भाई उसके 3 फ्रेंड्स से वो पूछता है कि उनके पास कितने पैसे हैं। तो एक्स रिप्लाई करता है, कहता है कि अगर वाई 40 रुपये मुझे दे देगा तो वाई के पास आधे पैसे बचेंगे जितने जेड के पास है। अगर जेड उसे 40 रुपये दे देगा तो तीनों के पास बराबर अमाउंट हो जाएगा जी। तो पूछ रहा है कि एक्स, वाई और जेड के पास कितने कितने पैसे थे। अब ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखेंगे कि स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि 40 रुपये अगर वो उसे दे दे तो वो उसका आधा बन जाएगा, और वो कह रहा है कि अगर 40 रुपये वो दूसरे दोस्त से ले ले तो वो उन तीनों के पास जो है बराबर पैसे हो जाएंगे, ठीक है, बराबर पैसे हो जाएंगे। तो अब 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। उसने कहा कि 40 रुपये अगर वो दे दे, भाई शुरुआत में मान लेते हैं कि इसके पास 100 रुपये, लेट अस सपोज कर लेते हैं इसके पास 100 रुपये हैं, तो इससे 40 ज़्यादा होंगे तो इसके पास 140 होंगे, और इसके पास इससे भी 40 ज़्यादा होंगे तो उसके पास 180 होंगे। अगर आप इन सबको जोड़ पा रहे होंगे तो आप देखेंगे 420 रुपये बनेंगे, ठीक है। अब 420, अगर देखो ये इसे 40 दे देगा तो इसके पास 140 हो जाएंगे और इसके पास 100 हो जाएंगे, तो क्या ये इसका आधा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी वैल्यू 100, 140, 180 नहीं है। तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू को कुछ और कर दें, ठीक है। तो अब हम एक्स, वाई और जेड की वैल्यू को तीनों को 140 ले लेते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लास्ट में उसने पूछा ना कि अगर हम एक एक को दे दें, तो भाई 140, 140 और 140 अगर हम इनका जोड़ करें, या फिर 140 ना लेकर हम इनको 140 ना लेकर हम इनको देखो, अगर हम इनको 140 ना लेकर तीनों को कुछ और ले लें, मान लेते हैं कि तीनों के पास जो है वो 120 रुपये है, इसके पास भी 120 रुपये है, इसके पास भी 120 रुपया है और इसके पास भी 120 रुपया है। तो देखिए, अगर ये बंदा इसको 40 दे देगा, अगर ये बंदा इसको 40 रुपये देता है तो इसके पास तो बन जाएगा 160 रुपया,
और इसके पास रह जाएगा मात्र 80 रुपया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये इसका आधा बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है जी। फिर वो कह रहा है कि अगर ये वाला बंदा इसे 40 रुपये दे दे, ये वाला बंदा इसे 40 रुपये दे दे तो हम सब क्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये वाला बंदा इसको 40 रुपये दे दे, मतलब जेड वाला बंदा, अगर जेड उसे तीनों को मतलब 40 रुपये देता है उसे, ठीक है। ये बात कौन कह रहा है, वाई, ठीक है। तो अगर ये इसे 40 रुपये दे देगा तो इन सब के पास जो है बराबर बराबर अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, बराबर बराबर अमाउंट होना चाहिए। तो अगर ये 80 दे देगा तो शुरुआत में सिंपल सी बात है, इसके पास 120 ना होकर, अगर 120 तो तभी होंगे ना, ये बराबर कब होंगे, ये बराबर कब होंगे, जब इन सब का पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स के पास 80 रुपये होंगे, इसे 40 मिल जाएंगे तो ये 120 पर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके पास 120 होंगे, अगर वो इसे 40 दे देगा तो ये 80 पर आ जाएगा, इसका आधा बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर इसके पास z के पास 160 रुपये होंगे और ये 140 दे देगा तो ये कितने बन जाएंगे, 120 बन जाएंगे, ठीक है। तो इन सब के पास जो रकम होगी वो किस रकम में होगी, 80, 120 और 160, ठीक है। तो टोटल इनके पास रुपए कितने होने चाहिए, 120, 120, 120, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। यानी कि टोटल 360 रुपये होने चाहिए तीनों के पास मिलाकर, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। तो टोटल अमाउंट हमसे पूछा है, तो तीनों के पास जब 120, 120 और 120 होंगे तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो 360 रुपये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक टाइपिंग टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, माफ कीजिएगा, जिसमें 90 क्वेश्चन हैं टोटल। 5 मार्क्स हर एक करेक्ट आंसर पर मिलेंगे और 2 नंबर काट लिए जाएंगे हर रॉन्ग आंसर पर। सारे 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद एक बच्चा जो है उसके टोटल 387 मार्क्स जो हैं वो आते हैं एक पेपर में। और मार्क्स आने के बाद जो है हमसे ये पूछा गया है कि उसने कितने गलत उत्तर दिए, कितने गलत उत्तर क्वेश्चन में दिए, उसने 90 में से कितने गलत कर दिए। अब आपने वो परसेंटेज में कुत्ता बिल्ली और वो बिस्किट वाला क्वेश्चन तो कभी करा ही होगा। तो आप देखेंगे कि करेक्ट वाले और इनकरेक्ट वाले, इसने 90 क्वेश्चन तो टोटल थे, अगर सारे के सारे सही कर दिए होते तो भैया 450 नंबर बन जाते, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए होते तो 5 नंबर के हिसाब से 450 नंबर बन जाते, यानी कि 450 नंबर का टोटल पेपर हो गया इसका मतलब। लेकिन वो कह रहा है अगर मान लो वो 90 के 90 गलत कर देता, अगर वो 90 क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करता और 90 के 90 नंबर गलत कर देता तो वो -2 से मल्टीप्लाई करता है इस अपने नंबर्स को, तो माइनस के 180 नंबर बनते उसके, है ना। तो आप इसके, लेकिन उसके टोटल मार्क्स आए कितने, 387 आए सारे 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के बाद। तो आप इसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसको इससे से माइनस करेंगे और इसमें इसको माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 63 नंबर बनेंगे और यहाँ पर जो है आपके 567 मार्क्स बनेंगे, क्योंकि ये देखो ना माइनस यहाँ पर और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इनका रेशियो बनाएंगे तो 9:1 का रेशियो बनेगा। इट मीन्स ये टोटल 10 पार्ट्स थे। लेकिन उसने कितना पूछा है, उसने तो कहा भाई टोटल 10 पार्ट्स हैं, उसने कहा कि टोटल में 90 क्वेश्चन थे, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 9 हो गई। एक पार्ट की वैल्यू 9 है तो यहाँ से भैया एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 क्वेश्चन उसने गलत अटैम्प्ट करे थे। तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज कितने हो गए उसके, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज कितने हो गए, 9 क्वेश्चन उसने गलत अटैम्प्ट करे थे क्वेश्चन टोटल में, ठीक है। 9 क्वेश्चन उसने गलत अटैम्प्ट करे थे, हमसे यही पूछा था। एक पार्ट की वैल्यू 9 है तो यहाँ से हमारी एक पार्ट की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि एक एडिशन प्रॉब्लम को कंसिडर करो, 3p 4p pp pp अगर ऐड करा जाए तो RQ2 माफ़ कीजिएगा बनेगा, जहाँ पर p q और r जो है वो डिफरेंट डिजिट्स हैं, अलग अलग डिजिट्स हैं। यहाँ पर हमसे अरिथमेटिक मीन पूछा है, इसका मीन का मतलब एवरेज पूछा है, और सम करके इसका क्या एवरेज आएगा। तो आप अगर छोटी सी एक बात समझें
तो ये नंबर सिस्टम का एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे रीजनिंग का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर भाई सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर यूनिट प्लेस जो है यहाँ पर 3p है, यहाँ पर 4p है, यहाँ पर p है और यहाँ पर भी p है, और सॉल्व करने के बाद जो है वो बन रहा है RQ2। यहाँ पर तो देखो सारी जगह यूनिट प्लेस में p है, लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे 2 कब आ सकता है ना। देखो यूनिट प्लेस पे 2 कब आ सकता है, तो p टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल p कितने आ रहे हैं आपके 6। तो यूनिट प्लेस तो आपका यहाँ पर तो p आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 है। यूनिट प्लेस आपका p है यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर यूनिट प्लेस आपका 2 है ना। तो देखो 2 कब आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 2 कब आ सकता है ना। तो आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे कितने पी हैं, ज़रा ये काउंट कीजिएगा। यूनिट प्लेस पे कितने पी हैं ये काउंट करिएगा आप, ठीक है। ये काउंट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक पी ये रहा, 2 पी, 3 और 4, टोटल आपके यूनिट प्लेस पे 4 पी हैं, ठीक है। 4 पी हैं, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 कैसे लाया जा सकता है, तो या तो इस पे 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 3 जा 12 तब 2 आ सकता है, या फिर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 8 जा 32 तब यहाँ पर 2 यूनिट प्लेस पे आ सकता है, ठीक है। अगर 3 से कर रहे होंगे, अगर हम यहाँ पर 3 रख देंगे, इन p की जगह सब में 3 रख देंगे, तो 3 रख कर देख लीजिए, ये 33 43 33 और 33, आप इसका सम कर रहे होंगे तो यू विल गेट 142। और अगर आप 8 रखते हैं तो आप देखेंगे 38 48, ठीक है, 48, यहाँ पर 88 और 88, अगर आप इसका सम कर रहे होंगे तो यू विल गेट 262, ठीक है। हमसे अरिथमेटिक मीन पूछा है, एवरेज पूछा है, तो 142 यहाँ से और 262 यहाँ से, और दोनों का हाफ कर देंगे तो आपको आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर बनेगा वो बनेगा 404/2, और इसको सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों तो 202 आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, तो यानी कि यही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें हवा वाला क्वेश्चन नहीं था, जितना बोला गया कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, कोई अजीब सा क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपको यूनिट प्लेस चेक करना है, यूनिट प्लेस चेक करना है, और यहाँ पर यूनिट प्लेस p था और यहाँ पर 2 था, तो 2 किस सूरत में आ सकता है, इन दो सूरतों में 2 आ सकता है। और एक एक बार हमने इस नंबर को पुट करके देख लिया, इसका सम किया तो 142 बना, इसका सम किया गया तो 262 बना। एवरेज पूछा है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी 202, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वंस अगेन ये भी एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे अगेन यहाँ पर पी क्यू है और इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, पी क्यू है और इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, और यूनिट प्लेस पे क्यू आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर वही आर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और पी क्यू आर तीनों डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो हमसे पूछा है कि पी प्लस आर डिवाइड बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप ही को पता है दोस्तों, अगर यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो सेम डिजिट लाने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, क्यू की वैल्यू 1 रख कर देखें तो आप देखेंगे 1 3 जा 3 होता है, यहाँ पर 2 रख के देखेंगे तो 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 रख के देखेंगे तो 9 होता है, यहाँ पर 4 रख के देखेंगे तो 12 होता है, यहाँ पर 5 रख कर देखेंगे तो 15 होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस है और यहाँ पर भी यूनिट प्लेस सेम आ रहा है, तो 5 वो नंबर है, यानी कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। और जबकि 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, आप देखेंगे 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 5, यानी कि यहाँ से क्यू की वैल्यू तो कंफर्म हो गई कि क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पी क्यू और आर, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है हमने। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू तो कंफर्म हो गई कि 5 है, ठीक है। अब देखते हैं कि P की वैल्यू क्या हो सकती है, P की वैल्यू क्या हो सकती है। तो P की वैल्यू भैया 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है,
4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6, 7, 8, 9, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है पी का। लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, भाई 2 डिजिट नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा जाए तो 3 डिजिट नंबर बनना चाहिए। ठीक है, एक 3 डिजिट नंबर बनना चाहिए जिसके लास्ट में 5 आना चाहिए। यहाँ पर भी 5 हो, यहाँ पर भी 5 हो। ठीक है, तो और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या नंबर बनना चाहिए। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 8 रख कर देखते हैं, शुरुआत में ही बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर 8 रख कर देखते हैं तो आप देखेंगे कि 8 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25। तो ये देखिए 3 डिजिट नंबर बन रहा है, लास्ट में क्यू क्यू आ रहा है। तो यहाँ पर पी का वैल्यू हमें को पी का वैल्यू हमने 8 रखा तो हमारे को यहाँ पर आर का वैल्यू भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू भी मिल गया 2 और पी का वैल्यू मिल गया 8। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हम वो सॉल्व कर देंगे। 8 प्लस 2 10 होता है, उसे डिवाइड कर देंगे क्यू से, तो 5 और 5 की 2 यानी कि 2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि इतने जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, इतने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया है कि कोई आर्टिकल है जिसकी वैल्यू 20% डिक्रीज कर दी गई है और फिर 25% बढ़ा दी गई है। तो नेट चेंज क्या आएगा प्राइस में। अगर कोई आर्टिकल मान लीजिए 100 रुपये का है तो उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई होगी, 20% बढ़ाई तो 100 का 20% 20 ही होता है, यानी कि 120 रुपये हो गया होगा। अब इसकी प्राइस में 25% की कमी कर दी गई है। यहाँ पर क्या है, 20% बढ़ा दिया गया है तो 100 का 20% 20 ही होता है। अब 120 पर 25% की कमी कर दी गई है। ठीक है, 120 पर 25% की कमी कर दी गई है, डिक्रीज कर दिया गया है। तो 120 का 25% अगर हम निकालें तो आप देख पा रहे होंगे 5 से इसे डिवाइड करा तो 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और 2 से इसे करा तो 6। ठीक है, 5 या इसे 4 से कर दे, 25 से कम 25, सीधा इसे 4 से कर देते हैं 4। ठीक है, और 4 तिया 30। ठीक है, अगर हम इसे रिड्यूस कर पा रहे होंगे तो हम देखेंगे नेट चेंज कितना आया है। ठीक है, पहले तो 20% घटा दी गई, माफ़ कीजिएगा घटा दी गई, ये मैंने गलती से बढ़ा दिया बोल दिया गया है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इसे दोबारा से करते एक बारी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने डिक्रीज़ की जगह मैंने इसे इंक्रीज़ कर दिया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कोई आर्टिकल 100 का था, उस पर 20 रुपये की कमी कर दी गई या 20% की कमी कर दी। तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो घटकर 80 रुपया रह गया होगा। इस 80 पर यहाँ पर क्या करा है, प्राइस रिड्यूस कर दिया। कितना परसेंट रिड्यूस किया, 20%। ठीक है, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 पे 20 की कमी 80। अब इस पर 25% की इंक्रीज कर दी गई है, इस पे 25% को इंक्रीज कर दिया गया है। तो 80 का यदि आप 25% निकालें तो आप पाएंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 एकम 4 और 20, यानी कि 80 पर 20 रुपये बढ़ा दिए तो वापस से 100 हो गया होगा। तो खर्चा पहले भी 100 था, अब भी 100 रहा है, यानी कि ज़ीरो चेंज आया है। यहाँ पर कितना चेंज आया, ज़ीरो चेंज। तो नेट चेंज क्या आया, ज़ीरो, 0%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0% नेट चेंज, यानी कि खर्चे में किसी प्रकार की कोई भी कमी या वृद्धि नहीं हुई है, 0% नेट चेंज। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों लोग इसे इतना मुश्किल समझते हैं। मैथ्स तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। कहता है कि अगर किसी नंबर को जब कभी भी 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट है वो एंटायरली 111 की फॉर्म में आना चाहिए। तो वो स्मॉलेस्ट सच नंबर कौन सा है। तो अगर आप देखें दोस्तों, हमें ऑप्शंस दे रखे थे बहुत सारे, तो वो ऑप्शंस क्या क्या थे देख लेते हैं। हमें ऑप्शन बोले हुए थे 15,000, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 15,713 और 15,723,
15,783 और 15,873। ठीक है, उसने कहा कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर एंटायरली जो है प्रोडक्ट जो है वो 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 9391 और ये तो काम नहीं बन रहा। यहाँ पर देखेंगे तो 23 को इससे करेंगे तो आपके यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 61 आएगा। समथिंग समथिंग सॉल्व करके इसके 91 आएगा, इसके 61 आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 81 आ रहा होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 11111 आ रहा होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 15,873। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा है। उसने कहा कि एक आदमी जो है वो 7/8 किसी काम का 7/8 पोर्शन जो है वो 21 डेज में कर लेता है। उसे और कितने दिन लगेंगे काम को फिनिश करने में अगर उसके काम को 50% बढ़ा दिया जाए? अगर उसके काम को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसे कितना टाइम और लगेगा एक्स्ट्रा? तो आप देखेंगे दोस्तों कि 7/8 का जो काम था वो उसने 21 दिनों में कर लिया। ठीक है, 21 दिनों में कर लिया। तो आप देखेंगे कि 7 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करने में 21 बनेगा। तो जाहिर सी बात है अगर इस वाले काम को भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाता तो 24 काम बनता। ठीक है, 24 यूनिट काम बनता। उसने कहा कि इसी काम का 50% बढ़ा दिया है तो 24 का आधा कितना होता है? 50% मतलब आधा, आधा तो इसको आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 12। अगर इसके काम में 12 यूनिट की और वृद्धि कर दी जाए तो टोटल 36 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो टोटल 36 यूनिट काम हो गया। आप ये देखिए या 36 दिन काम और होगा। ठीक है ना, डेज काम और होगा इतना। 21 दिन काम पहले हो चुका है। ठीक है, 36 दिन काम और होगा, मतलब 36 दिन में वो काम पूरा होगा। तो क्या एक्स्ट्रा 15 दिन नहीं लग रहे? ठीक है, तो उसे टोटल 15 दिन का और समय लगेगा उसी काम को फिनिश करने में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा आसान मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों वो सभी के सभी बहुत ही आसान थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है यहाँ पर। तो बहुत ही अगेन ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप देखें कि 2 को 7 बनाया तो 2 को 7 कैसे बनाया जा सकता है? जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दे तो 7 बन जाएगा। अगले नंबर को 7 को 22 बनाया हुआ है तो आप देखेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो 22 बनेगा। तो यहाँ पर हर बारी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हर बारी 2 × 3 + 1 वाला रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट नंबर जो लास्ट नंबर वो नंबर यहाँ रख के 3 से मल्टीप्लाई करके 1 बन जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यानी कि 202 यहाँ पर हमें वो नंबर लेना होगा 3 से, जिसे मल्टीप्लाई करके जिसमें 1 ऐड करना होगा। तो आप देखेंगे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, 606, तो 606 में 1 ऐड करेंगे तो 607। ये आपका आंसर है, यानी कि जो मिसिंग नंबर है x की वैल्यू जो है ये आपकी 607 है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किए वो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है या मेरी बात समझ में आती है आपको मैथ्स के किसी भी फॉर्म में, मैथ्स में चाहे अदर पोर्शंस में, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। बगल में उस बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट मेरी बनाई गई वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और धन्यवाद दोस्तों, आपका साथ इसी तरह बना रहे। आपने बहुत ही हेल्प की है मुझे ग्रो करने में और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।